रीबर्थ आफ्टर फर्स्ट नाइट एपिसोड 5। डॉक्टर ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं। ये फोटो नकली है और मेरा ड्रग बॉक्स से लेना देना नहीं है। डॉक्टर ने कहा, हाँ। पक्ष वकील ने हंसते हुए कहा, अच्छा ये फोटो नकली है तो आपने इस दिन कैफे के वेटर को 1000 रुपये टिप दी थी, कोई ऐसे ही नहीं देता। डॉक्टर ने हकलाते हुए कहा, वो तो बस। पक्ष वकील ने कहा, अब भी नहीं मानना? कोई नहीं, मेरे पास 2 वीडियो है, मैं उन्हें कोर्ट में चलाने की इजाजत चाहता हूँ। न्यायाधीश ने इजाजत दे दी तो पक्ष वकील ने 2 वीडियो चलाए, जिसमें से एक में डॉक्टर एक बॉक्स को लोकेश के कैबिन से उठाकर ले जा रहा था और दूसरे बॉक्स को रख दिया और दूसरे वीडियो में वो एक इंजेक्शन में कुछ भर रहा। पक्ष वकील ने डॉक्टर की तरफ देखा जिसके चेहरे पर पसीना आ गया था। वो उसके पास जाते हुए बोला, अब भी कुछ कहना है? डॉक्टर ने रोते हुए कहा, हाँ ये सच है, लोकेश गलती से ड्रग बॉक्स को दवाइयां का बॉक्स समझकर ले गया था, जो मेरे लिए मुसीबत थी क्योंकि मैं और डायरेक्टर की वाइफ ड्रग्स को हॉस्पिटल के जरिए यहां से वहां करते थे। तभी बाहर से आवाज आए, सर ये भागने की कोशिश कर रही थी। सबकी नजर उस तरफ गई तो ये पुलिस वाली एक औरत की बांह पकड़े खड़ी थी। न्यायाधीश ने उसे एक तरफ खड़े होने को कहा। तभी विपक्ष वकील ने कहा, ये तो ड्रग बॉक्स का मुजरिम है, लेकिन सहायक महोदय, आप ये भूल गए कि 2 मरीज डॉक्टर लोकेश द्वारा ही मारे गए हैं। पक्ष वकील ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा याद दिलाया, इसका जवाब भी यही है। कहते हुए उसने गर्दन डॉक्टर की तरफ घुमाते हुए कहा, दवाइयां के बॉक्स का क्या हुआ? वो तो तुम्हारे पास था, वो वापस क्यों नहीं किया? डॉक्टर ने कहा, क्योंकि लोकेश को लगा था कि उसके पास दवाइयों का बॉक्स है, तो जब मरीजों को दवाई देने की जरूरत हुई तो वो बॉक्स खोलने जाने लगा, लेकिन मुझे पता था वो ड्रग बॉक्स है, इसलिए मैं नहीं चाहता था इस बारे में लोकेश को पता चले, इसलिए मैंने ही ड्रग्स के 2 इंजेक्शन बनाए और उन्हें दे दिए। डॉक्टर की बात सुनकर पक्ष वकील ने विपक्ष वकील की तरफ देखा तो उसने नमे गर्दन हिला दिया। सब कुछ सुनने के बाद न्यायाधीश ने लोकेश को बरी और डॉक्टर और डायरेक्टर की वाइफ को गिरफ्तार करने को कहकर वहां से चला गया। विपक्ष वकील ने पक्ष वकील की तरफ देखकर कहा, सर आपसे जीतना मुश्किल है, आज तक कोई भी जीत जाए ऐसा होना मुश्किल है। कहते हुए उसने हाथ मिला दिया। लोकेश ने अपने वकील को थैंक्स कहा तो उन्होंने अगस्त्य की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सब सर ने किया। लोकेश की नजरें अगस्त्य की तरफ चली गई, जो अभी भी बैठा हुआ, सफेद शर्ट जिसकी आस्तीन मुड़ी हुई और उसके बाल बिखरे हुए थे, वो अपने पैरों पर पैर रखे बैठा हुआ उसे देख रहा था। अगस्त्य उसे एक नजर देखकर खड़ा हुआ और वकील की तरफ देखकर बोला, थैंक्स। वकील ने गर्दन हिलाई और वहां से चला गया। अगस्त्य ने लोकेश की तरफ देखकर कहा, तो चले? लोकेश ने हंसते हुए कहा, आज से ही काम शुरू करवा दोगे क्या? अगस्त्य हंसने लगा और लोकेश के साथ चलने लगा। वो दोनों अभी जा ही रहे थे तभी वो वकील अगस्त्य के सामने आ गया जो उसे बाहर मिला था। उसने अगस्त्य को घूरते हुए कहा, आखिरी मौके पर तुमने वकील बदल कैसे दिया? अगस्त्य ने कहा, पैसा चीज ही ऐसी बड़ी ही है जो सब पलट दे। इतना कहकर वहां से चला गया। लोकेश और अगस्त्य दोनों कोर्ट से बाहर आए तो वही टैक्सी आ गई जिसमें अगस्त्य आया था। वो दोनों बैठ गए तो अगस्त्य ने कहा, तो वापस से उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर? कहते हुए वो अपने बाल और शर्ट सही करने लगा। लोकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं। अगस्त्य ने लोकेश की तरफ देखकर कहा, कल मरीज से मिलवा दूंगा। लोकेश ने कहा, तुम तो एक्यूपंक्चर सीखने वाले थे, उसका क्या हुआ? अगस्त्य ने कहा, मेरे पास अभी समय नहीं है, कल मैं मरीज से तुम्हें मिलवा दूंगा। इतना कहकर वो खिड़की के बाहर देखने लगा। असल में बीती रात सिया से हुई बात की वजह से उसे महसूस हो रहा था कि वो सिया के करीब होता जा रहा है, जो उसे सही नहीं लग रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो अपने लक्ष्य को भूल रहा है, अभिमन्यु और अमायरा से बदला लेना। वो अब किसी के बहकावे में नहीं आ सकता था, इसलिए उसने ये तय कर लिया था कि वो सिया से दूरी ही मानकर रखेगा। कुछ देर बाद टैक्सी एक जगह रुकी तो अगस्त्य टैक्सी से बाहर आते हुए बोला, अपना पता बता देना, ये तुम्हें पहुंच देगी। कहकर वो सामने की बिल्डिंग में चला गया। अगस्त्य अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर था तभी उसके कैबिन का गेट नॉक हुआ। अगस्त्य ने सामने देखा तो सिया आई हुई थी। उसे देखकर वो चौंक गया। अनुभव ने सिया की व्हीलचेयर को कैबिन के अंदर कर दिया और वहां से चला गया। दोपहर में एक ग्रुप अगस्त्य अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर था तभी उसके कैबिन का गेट नॉक हुआ। अगस्त्य ने सामने देखा तो सिया आई हुई थी। उसे देखकर वो चौंक गया। अनुभव ने सिया की व्हीलचेयर को कैबिन के अंदर कर दिया और वहां से चला गया।
अगस्त्य खड़ा हुआ सिया के पास जाते हुए बोला, आप यहाँ, क्या हुआ? तभी उसकी नजर सिया के हाथों पर गई। उसके हाथ में लंच बॉक्स था। सिया ने देखा अगस्त्य को उसके सवाल का जवाब मिल गया था, इसलिए उसने लंच बॉक्स वहीं पास में रखी टेबल पर रखते हुए कहा, लंच देने आई थी। अनुभव को बुला दीजिए, नीचे ड्राइवर इंतजार कर रहा है। सिया की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, अभी उसे कुछ काम है, तब तक इंतजार करिए। कहते हुए वो हाथ धोने चला गया। अपने हाथों को साफ करके वो वापस कैबिन में आया और लंच बॉक्स खोलते हुए बोला, आपने खाना खाया? सिया ने अगस्त्य की बात का जवाब नहीं दिया। अगस्त्य सिया का जवाब न पाकर उसके हाथ लंच बॉक्स को खोलते हुए रुक गए। उसने सिया की तरफ देखा, जो साफ बता रहे थे कि सिया ने खाना नहीं खाया। वो खड़ा हुआ और सिया को गोद में उठाकर सोफे पर बैठाने लगा। तभी सिया की सिसकी उसे सुनाई दी। अगस्त्य ने सिया की तरफ नजरें जल्दी घुमाई तो सिया ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसकी एक आंख से आंसू गिर गया था। वो अपने हाथ को आंख पर रखने लगी तो अगस्त्य ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, रुको मैं देखता हूँ। कहते हुए उसने सिया का छोड़ दिया और अपने शर्ट की आस्तीन की तरफ देखा, जिसके बटन खोलने की वजह से उसका कोना सिया की आंख में लग गया था। उसने सिया का चेहरा पकड़कर उसकी आंख पर धीरे से फूंकने लगा। सिया को शायद राहत मिल रही थी। कुछ पल बाद उसकी आंखें पूरी खुल गई। सिया की पूरी आंखें खुलने से अगस्त्य की नजरों से मिल गई। वो दोनों एक दूसरे को एकटक देख रहे थे। अचानक अगस्त्य अपना चेहरा सिया के चेहरे की तरफ करने लगा। सिया का ध्यान तो बस अगस्त्य की नजरों पर था, जिस कारण वो उसे रोक नहीं रही थी। अगस्त्य और सिया के होठों के बीच 1 इंच का फासला रह गया। तभी सिया ने थोड़ा ऊंचा होकर अपने होठों को अगस्त्य के होठों पर छुआ दिए। एक दूसरे से होठ मिलते ही दोनों चौंक गए। अगस्त्य हरकत में आया और घूमकर सोफे पर बैठकर खाना सिया के सामने करने लगा। अगस्त्य ने कहा, साथ में ही लंच कर लेते हैं। सिया ने जल्दी से हाँ में जवाब दे दिया। दोनों ऐसा जताने की कोशिश कर रहे थे जैसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन दोनों के दिमाग में एक ही थी कि ये कैसे हो गया। इसी अजीब स्थिति में खाना खत्म करने के बाद अगस्त्य ने सिया का हाथ वहीं धुलवाकर उसके बगल में वाले सोफे पर वापस से बैठते हुए कहा, आज शाम फ्री हो क्या? अगस्त्य की बात सुनकर सिया ने पूछा, क्यों, क्या हुआ? अगस्त्य ने कहा, आज एक इवेंट है, आप चलोगी? सिया कुछ पल शांत रही, फिर बोली, नहीं, आप चले जाना। आज जानू आने वाली है, उसका पेपर है तो वो पढ़ने के लिए रात में आने वाली है। अगस्त्य ने सिया की तरफ देखकर कहा, ठीक है, यही बात है तो रहने देते हैं। सिया को जब लगा कि कुछ बात करने को नहीं है तो उसने कहा, मैं चलूं फिर? अगस्त्य ने कहा, अरे हाँ, मैं अभी अनुभव को बुला देता हूँ। कहते हुए उसने अनुभव को फोन करके बुला किया। तभी उसे कुछ याद आया। उसने फोन वापस जेब में रखते हुए कहा, कल कोई आपसे मिलने आने वाला है। सिया ने कहा, कौन? अगस्त्य ने कहा, मेरा एक दोस्त। वो अभी बात कर रहे थे तभी कैबिन के गेट पर दस्तक हुई। शायद अनुभव आ गया था। अगस्त्य ने उसे आने के लिए कहा तो अनुभव अंदर आ गया। अगस्त्य ने खड़े होते हुए कहा, मैडम को कार तक छोड़ाओ। अनुभव ने एक नज़र अगस्त्य को देखा, फिर सिया को वहां से लेकर चला गया। अगस्त्य ने सिया के जाने के बाद नजरें उठाए। वो अपने कैबिन से सिया को जाते हुए देख रहा था, तब तक जब तक वो वहां से चली नहीं गई। अनुभव ने सिया को कार में छोड़ा और फिर वापस से अगस्त्य के कैबिन में आकर खड़ा हो गया। अगली सुबह अगस्त्य आज रोज के मुकाबले देरी से उठकर नाश्ता करके सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। अगस्त्य ने दूसरे सोफे पर बैठी सिया से कहा, क्या हुआ, अभिमन्यु नहीं दिख रहा? सिया ने टीवी देखते हुए कहा, उनकी कंपनी में बहुत काम है इसलिए वो कम ही घर पर आते हैं। अगस्त्य ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। तभी बाहर से गेट खुला और जगदीश सुबह की सैर करके घर के अंदर आ रहे थे। तभी उनकी नजर अगस्त्य पर गई तो उन्होंने हैरानी से कहा, अरे आप आज ऑफिस नहीं गए? अगस्त्य कुछ कहने वाला था तभी घर के गेट पर दस्तक हुई। अगस्त्य ने नौकर को गेट खोलने का इशारा करते हुए जगदीश की बात का जवाब देते हुए कहा, कोई आने वाला है डैड, और वो शायद आ गया है। जगदीश ने सोफे पर बैठते हुए कहा, लगता है बहुत खास है, वरना आप घर पर नहीं रुकते। अगस्त्य ने खड़े होते हुए कहा, हाँ डैड। कहते हुए वो सामने गेट के पास आए शख्स की तरफ बढ़ गया। अगस्त्य ने लोकेश के गले लगते हुए कहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई आने में? लोकेश ने कहा, तुमने कार भेजी थी तो दिक्कत कैसे होती? तभी अगस्त्य की नजर लोकेश के पीछे खड़ी लड़की पर गई तो उसने 2 पल उसे देखा, फिर कहा, कौन है ये? लोकेश ने कहा, मेरी नज़ है, मदद के लिए बुलाया है।
अगस्त्य उन्हें सोफे पर बैठाते हुए बोला, ये मेरे डैड है और ये मेरी पत्नी है, और डैड ये है लोकेश, पेशे से डॉक्टर है। लोकेश ने कहा, हेलो। सिया और जगदीश ने उसे हेलो कहा। तब तक एक नौकरानी उनके लिए जूस ले आई। लोकेश ने सिया की तरफ देखकर कहा, अगस्त्य इनके लिए मुझे बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। अगस्त्य ने कहा, हाँ। जगदीश ने हैरानी से कहा, क्या हुआ? कहते हुए उन्होंने एक नजर सिया की तरफ देखा जो अगस्त्य की तरफ देख रही थी। अगस्त्य ने कहा, डैड मैंने बताया न कि ये डॉक्टर है, इसलिए सिया के पैरों के इलाज के लिए बुलाया है। कहते हुए उसने सिया की तरफ देखा जो उसे ही देख ही थी। लोकेश ने कहा, क्या मैं इनकी रिपोर्ट देख सकता हूँ? अगस्त्य ने खड़े होते हुए कहा, मैं अभी लाता हूँ। कहते हुए वो अपने कमरे में गया और एक फाइल लेकर उसके पास आ गया। लोकेश में फाइल पढ़ना शुरू किया। अगस्त्य सिया के पास आया और उसके कान के पास आकर बोला, अगर आपको दिक्कत होगी तो हम ये इलाज नहीं करेंगे। सिया ने अगस्त्य की तरफ देखा तो उसने पलकें झपकाकर अपनी बात पर सहमति जताई। 4 महीने बाद अगस्त्य ऑफिस से घर आया तो उसे घर में शोरगुल की आवाजें सुनाई देने लगी। वो हैरानी से आवाज की दिशा में गया तो आवाज ऊपर से आ रही थी। वो हॉल से होता हुआ सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाने लगा। उसने देखा, नौकर लाइन से एक कमरे से बाहर आ रहे थे। उन सबके हाथ में सफेद लिफर था। अगस्त्य हैरानी से उस कमरे की तरफ बढ़ता जा रहा था। धीरे धीरे करके चो कमरे के पास आया तो नौकर हटते हुए रास्ता बनाने लगे। अगस्त्य उन लोगों को पार करके कमरे में आया तो उसने देखा जगदीश सब नौकरों को गिफ्ट दे रहे थे। वो आज बहुत खुश नजर आ रहे थे। वो हैरान रह गया। उसने जगदीश का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहा, डैड। जगदीश के कानों में जब अगस्त्य की आवाज गई तो उन्होंने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, आप आ गए बेटा? अगस्त्य ने चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं तो आ गया डैड, लेकिन आप इतना खुश क्यों हैं, मतलब ये सब? उद्धरण चिन्ह। जगदीश ने एक नजर अगस्त्य के असमझ चेहरे को देखा, फिर कहा, अपने कमरे में जाओ, नीचे वाले नहीं ऊपर वाले कमरे में। अगस्त्य ने सवाल किया, लेकिन क्यों? जगदीश ने जवाब दिया, पहले जाओ तो सही। अगस्त्य जगदीश की बात मानकर वो अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसने जैसे ही कमरे का गेट खोला तभी उसकी नजर सिया पर गई जो बेड पर बैठी सने कमरे में चारों तरफ नजरें घुमानी शुरू कर दी। अगस्त्य को ऐसा करते देख सिया ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? अगस्त्य ने खुद से कहा, शायद बालकनी में है। सिया से, कुछ खास नहीं। कहते हुए वो बालकनी की तरफ गया, लेकिन बालकनी में कुछ नहीं मिला और वो वापस कमरे में आया तो उसकी नजर खाली बेड पर गई। उसने बेड पर बैठते हुए कहा, क्या है यहाँ? तभी सिया ने उसके कपड़े बेड पर रखते हुए कहा, क्या है यहाँ? वो उससे सवाल कर रही थी। अगस्त्य ने सिया की तरफ देखकर कहा, अरे डैड कह रहे हैं यहाँ पर कुछ है। पता नहीं वो इतना खुश क्यों है। लेकिन अचानक वो चुप हो गया। उसकी नजर भले ही सिया पर थी लेकिन सिया खड़ी इस बात पर ध्यान उसका अब गया था। वो खुश होते हुए बोला, तुम्हारे पैर ठीक हो गए। कहते हुए वो खड़ा हुआ और सिया को हवा में उठा लिया। वो बहुत खुश था। आखिरकार लोकेश, सिया और उसकी मेहनत रंग लाई थी। सिया चल सकती थी। वो बहुत खुश था। आखिरकार लोकेश, सिया और उसकी मेहनत रंग लाई थी। सिया चल सकती थी। अगस्त्य को खुश होता देख सिया भी हंसने लगी और हंसते हुए बोली, नीचे उतारिए। अगस्त्य को ध्यान आया और उसने सिया को नीचे उतारा, लेकिन उसने सिया के हाथ अपने दोनों हाथ से पकड़ लिए और कहा, कब हुआ, कैसे हुआ? सिया ने कहा, सुबह सुबह, आपके दोस्त की वजह से। वो लोकेश की बात कर रही थी। अगस्त्य ने उसे गले से लगाते हुए कहा, मैं आपके लिए बहुत खुश हूं। सिया के होठों पर भी मुस्कान आ गई। उसने लोकेश को उसके पैरों ठीक होने की खबर अगस्त्य को देने से मना कर दी थी क्योंकि वो खुद अगस्त्य के होठों पर खुशी देखना चाहती। अगस्त्य को अब समझ में आया कि उसके डैड इतने खुश क्यों है। उनकी बहू ठीक हो गई थी। खुश होने का आलम ही था। अगस्त्य सिया से कुछ कहता तभी उसके कमरे के गेट पर दस्तक हुई और एक आवाज आई, सिया। सिया ये आवाज सुनकर खुश हो गई और गेट की तरफ बढ़ते हुए बोली, भैया। अगस्त्य ने सिया के हाथ को अपने हाथ से हटते देखा और फिर अपने खाली हाथों को देखा। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने अपनी मुद्दी मजबूती से बंद कर ली। सिया ने गेट खोलते हुए कहा, भैया। गणेश ने सिया को खड़े देखा तो उनकी आंखें नम हो गई। उसने सिया को गले लगा लिया और खुश होते हुए कहा, आखिरकार मेरी गुड़िया ठीक हो गई। कहते हुए उन्होंने उसका माथा चूम लिया। अगस्त्य दूर से खड़ा सिया और गणेश को देख रहा था। न जाने उसे बुरा क्यों लग रहा था। शायद वो सिया के इतने करीब नहीं आया था। शायद वो उससे दूरी बनाए हुए था।
वो अभी अपनी सोच में था, तभी गणेश अंदर आते हुए बोला, थैंक्स जीजू, आपकी वजह से सिया ठीक हो गई है। कहते हुए उसके भी गले लग गया। अगस्त्य ने मुस्कुराकर कहा, ये सब सिया की वजह से है, उसने ही मेहनत की है। सिया ने गणेश का हाथ पकड़कर कहा, आप अभी डैड से नहीं मिले न, चलो अगस्त्य से आप तैयार हो जाइए। कहते हुए वो वहां से चली गई। अगस्त्य जानता था कि सिया उसके कपड़े बदलने के लिए गणेश के साथ वहां चली गई थी, लेकिन उसे सिया का यूं जाना अच्छा नहीं लगा, इसलिए वो बाथरूम की तरफ बेड से कपड़े उठाकर जाने लगा। तभी उसे ध्यान आया कि ये कमरा पहले जैसा हो गया था। शायद सिया ने अपने पैर ठीक होने के बाद नौकरों से सारा सामान यहां रखवाने के लिए कह दिया। वो बाथरूम के गया और कपड़े बदलकर कमरे के बाहर आया, तभी उसकी नजर फोन पर गई। उसने फोन उठाया और लोकेश को फोन लगा दिया। कुछ घंटी जाने के बाद फोन उठ गया तो अगस्त्य ने कहा, थैंक्स सिया को ठीक करने के लिए। लोकेश ने फोन से कहा, मुझे खुशी है मैं अपनी आजादी के बदले तुम्हारे लिए कुछ कर पाया। अगस्त्य ने गेट की तरफ देखकर कहा, बहुत कुछ कर दिया है। तभी लोकेश ने कहा, लेकिन हाँ, सिया के पैर अभी अभी ठीक हुए हैं, उसका ध्यान रखना। अगस्त्य ने ओके कहा तो लोकेश ने कहा, कोई भी भारी काम मत करना उसके साथ। अगस्त्य शायद लोकेश की बात समझ गया और उसने फोन को घुरा और बिना लोकेश की बात का जवाब दिए फोन काट दिया। अगस्त्य का तो पता नहीं, लेकिन लोकेश को जरूर हंसी आई थी। अगस्त्य लोकेश से बात करने के बाद बाहर आया, तभी वो किसी से टकरा गया। उसने सामने देखा तो अभिमन्यु था। उसने अगस्त्य के गले लगते हुए कहा, भाई भाभी ठीक हो गई, मुबारक हो। अगस्त्य ने बस जबरदस्ती होठों पर मुस्कान सजाते हुए कहा, थैंक यू, कहकर वहां से आगे बढ़ गया। अभिमन्यु ने पलटकर उसे जाते देखा, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। उसे इन सब चीजों से दूर ही रहना था, उसके पास बहुत से जरूरी काम थे। अगस्त्य सीढ़ियों से नीचे हॉल में आया तो सब उसे ही देख रहे थे। अगस्त्य खुद को देखता पाकर हैरानी से बोला, क्या हुआ? उद्धरण चिन्ह। जगदीश ने कहा, गणेश कुछ दिनों के लिए सिया बेटी को घर ले जाना चाहता है। एक अगस्त्य जगदीश की बात सुनकर चुप हो गया। उसने कुछ सोचकर कहा, ठीक है, कुछ महीने सिया वहां रह लेगी तो ठीक रहेगा। वैसे भी वो अपने डैड से बहुत समय से दूर है। अगस्त्य की बात सुनकर गणेश और सिया के होठों पर मुस्कान आ गई। जगदीश ने सिया से कहा, देखा मैंने तो पहले ही कहा था, अच्छा हुआ आपने पहले ही सामान पैक कर लिया। अगस्त्य ने हैरानी से कहा, मतलब अभी निकलना है? गणेश ने कहा, कोई दिक्कत है क्या जीजू? अगस्त्य ने हंसते हुए कहा, नहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सच यही था कि उसे दिक्कत थी। अभी सिया ठीक हुई और अभी ही जा रही थी, जो उसकी उदासी का कारण था। ऐसे ही कुछ देर रुकने के बाद अगस्त्य और जगदीश ने गणेश और सिया को कार में छोड़ दिया। अभिमन्यु जगदीश के कहने पर वही खड़ा रहा। जगदीश भी कार को जाता देखकर वापस घर के अंदर आ गए, लेकिन अगस्त्य वही खड़ा कार को देख रहा था। तभी सिया का हाथ कार के बाहर आया और वो हवा में हिलने लगा। अभिमन्यु तो तुरंत ही चला गया। सिया की इस हरकत पर अगस्त्य के होठ मुस्कुरा दिए। वो भी हाथ हवा में उठाकर तब तक बाय करता रहा जब तक कार नजरों से ओझल नहीं हो गई। गणेश ने कार आगे बढ़ा दी। 2 महीने बाद एंटरटेनमेंट कंपनी में आज बहुत ज्यादा भीड़ थी। कारण था, आज फिल्म के रोल के ऑडिशन थे। शायद इस फिल्म का हिस्सा बनना बहुतों के लिए जरूरी थी, इसलिए वो सब एक कमरे के बाहर लंबी लाइन में खड़े थे, जहां उन्हें एक एक करके बुलाया जा रहा था। इसी भीड़ में एक शख्स अपने सिर पर कैप डाले हुए खड़ा था। उसकी नजरें सामने गेट में घुसते और उदास चेहरे के साथ बाहर निकलते लोगों पर था। ऐसे ही उसका नंबर धीरे धीरे आ रहा था। आखिरकार उसके आगे वाला शख्स अंदर गया, तब जाकर उसके होठों पर मुस्कान आ गई, क्योंकि अगला नंबर उसका था। उसके आगे वाला शख्स अंदर से जैसे ही बाहर आया, बाहर खड़े आदमी ने उसे अंदर जाने का इशारा किया, लेकिन जब तक वो अंदर पहुंचता तभी उस आदमी ने हाथ आगे करके उसे रोक दिया। उसने नजरें उठाकर देखा तो उसके सामने से एक लड़की अपने असिस्टेंट के साथ अंदर जा रही थी। उसकी नजरें उस लड़की को पहचान पाती उससे पहले उसके कानों में पीछे खड़े लड़कियों की आवाज सुनाई पड़ी, जिसमें से एक ने कहा, हे ये अमायरा है ना, ये यहाँ कैसे? तभी उसके साथ खड़ी लड़की ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता फिल्म की लीड एक्ट्रेस का निर्णय पहले ही हो चुका है, इसलिए तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बचे हुए रोल का ऑडिशन ले रहे हैं। किसी ने कहा, तो अमायरा ही फिल्म में लीड रोल करेगी। कुछ पल बाद अमायरा अपने असिस्टेंट के साथ बाहर आई और वहां से चली गई। तभी वहां खड़े आदमी ने उस शख्स को अंदर जाने का इशारा किया। इधर इस कमरे में 3 शख्स बैठे थे। एक आदमी फिल्म का प्रोड्यूसर अनुराग, दूसरा फिल्म के डायरेक्टर रिया रेड्डी और तीसरा फिल्म का मेल लीड
कार्तिक था। उन्होंने जब कैप डाले हुए शख्स को देखा तो कहा, पहले अपनी कैप उतारिए। उस शख्स ने उसके सिर से कैप हटा दिया। ये शख्स और कोई नहीं बल्कि एक लड़की थी, जिसने अपने बाल कैप के नीचे दबा रहे थे, लेकिन जैसे ही कैप हटी उसके बाल खुल गए और हवा में लहराने लगे। रिया रेड्डी ने उस लड़की को ऊपर से नीचे देखा और कहा, सेकंड फीमेल लीड दीप्ति के लिए आप आए हैं? लड़की ने न में सिर हिलाया और कहा, नहीं, अवंतिका के रोल के लिए। कार्तिक ने हैरानी से कहा, अवंतिका का रोल? रिया मैम, वो हम इन्हें नहीं दे सकते, वो रोल बहुत ही जरूरी है। तभी अनुराग ने उसे रोकते हुए कहा, नाम क्या आपका? लड़की ने मुस्कुराकर कहा, सिया। अनुराग ने उसकी तरफ एक पेपर बढ़ाते हुए कहा, आपके पास 5 मिनट है। कहते हुए उन्होंने सिया को ऊपर से नीचे देखा। उसने हरे रंग का शर्ट और नीली जीन्स पहनी थी, उसके साथ सफेद जूते पहने थे। उसके सिर पर अभी तक कैप होने की वजह से कोई भी लड़का समझ सकता था, लेकिन कैप हटने से वो लड़की लग रही थी और उसे एक ऐसे ही व्यक्ति की तलाश थी। ये 5वीं लड़की थी जो अवंतिका के रोल के लिए आई थी। कुछ पल बाद सिया ने पेपर वापस रखा और अपनी लाइन बोलने लगी। सिया जब तक बोलती रही तब तक पूरे कमरे में शांति रही, लेकिन जब लाइन खत्म नहीं तब तक सब शांत रहे। सिया ने अपना हिस्सा खत्म किया और अपनी जगह पर आकर खड़ी हो गई और उन तीनों की तरफ देखने लगी। कोई कुछ कहता उससे पहले कार्तिक ने खुश होते हुए कहा, यही यही अवंतिका का रोल करेगी। सिया ने कार्तिक को एक नज़र देखकर रिया की तरफ देखा, जिसने उसकी फाइल में नज़र घुमा ली थी। वो शायद कुछ पढ़ रही और उनके मुस्कुराते चेहरे से पता चल रहा था कि उनकी भी हाँ है। तभी अनुराग ने कहा, सिया, आज की एक्टिंग सिर्फ आज के लिए नहीं होगी। कहते हुए वो मुस्कुरा दिए। उन्हें मुस्कुराता देखकर सिया ने कहा, थैंक्स यू सर। कहते हुए वो वहां से चली गई। अगस्त्य अपने कैबिन से बाहर निकला, तभी उसकी नज़र अनुभव के कैबिन पर गई, जिसका गेट खुला हुआ था। अगस्त्य ने अपने हाथ में बंदी घड़ी की तरफ देखा, जिस पर रात के 7 बजे का समय दिख रहा था। उसने गेट खोला तो अनुभव अपनी टेबल पर रखी एक किताब को पढ़ रहा था। अगस्त्य उसके पास गया और बोला, क्या पढ़ रहे हो अनुभव? अगस्त्य की आवाज सुनकर अनुभव चौंक गया और जल्दी से खड़े होते हुए बोला, सॉरी सर, ध्यान नहीं दिया। अगस्त्य ने वापस बैठने का इशारा करते हुए कहा, एग्जाम है क्या तुम्हारा? अनुभव ने न में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं सर, ये एक लेखक की बुक है, किसी ने गिफ्ट करी है, बहुत अच्छी है सर। अगस्त्य ने हंसते हुए कहा, पढ़ने में इतना भी मत खो जाओ कि समय की खबर न चले, छुट्टी हो गई है। अनुभव ने सिर पकड़ते हुए कहा, सॉरी सर, मैं अभी निकलता हूँ। कहते हुए उसने किताब बंद की और जाने के लिए अपना बैग उठा लिया। अगस्त्य ने कहा, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो अनुभव के साथ बिल्डिंग से बाहर आया और कार में बैठकर ड्राइवर से कार अनुभव के घर की तरफ बढ़ाने के लिए कह दिया। इन महीनों में ये कार कई बार अनुभव के घर से होकर आई थी, जिस वजह से ड्राइवर को रास्ता पूछने की जरूरत नहीं पड़ी और वो कुछ देर में ही अनुभव को उसके घर के पास छोड़कर कार आगे बढ़ा दी। अनुभव के कार से जाने के बाद ड्राइवर ने कार अगस्त्य के घर की तरफ बढ़ा दी थी और इस दौरान अगस्त्य का ध्यान अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर था, जिसमें बहुत से इवेंट नजर आ रहे थे और वो सारे इवेंट किसी फैशन शो के थे। उसने बहुत से आर्टिकल पढ़ने के बाद लैपटॉप बंद किया, तभी उसकी नज़र अगली सीट पर रखी किताब पर गई। उसे ध्यान आया कि ये किताब अनुभव पढ़ रहा था। उसने किताब उठाई और उसे देखने लगा, जिस पर नाम था इनोसेंट किलर और लेखक का नाम था चांद। अगस्त्य को वो किताब बहुत अच्छी लगी। उसने उस किताब को खोला और उसको देखने लगा। तभी कार रुक गई। वो घर पहुंच चुके थे। वो कार से बाहर निकला और घर के अंदर आ गया। वो अपने कमरे में आया और किताब बेड के बगल में रखी टेबल पर रखते हुए बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की, तभी उसके कानों में कुछ आवाज पड़ी तो उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली। आंखें खोलते ही उसके सामने एक प्यारा सा चेहरा नजर आया। ये सिया थी। वो उसे पूरे 2 महीने बाद देख रहा था। वो बिल्कुल नहीं बदली थी। वो एकटक उसे ही देख रहा था। सिया की मुस्कुराती आंखें उसकी आंखों में चमक रही थी, लेकिन सिया तो अपनी धुन में मस्त थी। वो अगस्त्य को देखते हुए बोली, अगस्त्य, आज मैं बहुत खुश हूँ। अगस्त्य ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्यों? सिया ने कहा, क्योंकि मैं अब अपने सपने पूरे करने वाली हूँ। मैं फिर से फिल्म में काम करने वाली हूँ। कहते हुए वो सीढ़ी बैठ गई। अगस्त्य ने करवट ली और वैसे ही बेड पर लेटे लेटे सिया से सवाल किया, अच्छा? सिया ने अपनी पीठ बेड के सिरहाने से टिकाते हुए बोला, मैं बहुत खुश हूँ। पूरे 3 साल बाद में फिर से अपने करियर को शुरू करने वाली हूँ। अगस्त्य उठकर सिया के बगल में बैठ गया, लेकिन एक भी शब्द नहीं कहा।
सिया को जब अगस्त्य का कोई जवाब नहीं मिला तो उसने अगस्त्य की तरफ गर्दन घुमाई। वो जमीन को घूर रहा था। उसे चुप और गंभीर देखकर सिया के होठों की मुस्कान गायब हो गई। उसने अगस्त्य की बाह को पकड़ते हुए कहा, अगस्त्य, मैं जो कर रही हूं उससे आपको कोई दिक्कत तो नहीं? ये मेरा सपना है। लेकिन अगस्त्य ने कोई जवाब नहीं दिया और सिया का हाथ अपने हाथ से हटा दिया। सिया शांति से अगस्त्य को देख रही थी। वो उसके कुछ बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन अगस्त्य का भावहीन चेहरा उसके सवाल का जवाब ढूंढने में मुश्किल कर रहा था। अगस्त्य बेड से खड़ा हुआ तो सिया ने जल्दी से कहा, मैंने डैड से पूछ लिया था। लेकिन अगस्त्य नहीं रुका और अलमारी से कपड़े लेकर बाथरूम के अंदर चला गया। सिया उदास चेहरे के साथ अगस्त्य को जाते देखती रही। अगस्त्य बाथरूम के अंदर आया और अपने सीने पर हाथ रखकर बाथरूम की दीवार से पीठ लगाकर खड़ा हो गया। सिया का मुस्कुराता चेहरा उसकी आंखों के सामने था। उसने उसे पूरे 2 महीने बाद देखा था। वो आज ही घर आई थी, बल्कि वो तो अभी ही आई थी। फोन पर बात तो होती थी, लेकिन थोड़ी बहुत वो हंसकर उसके घर में क्या हुआ वो बताती थी और बदले में वो भी कुछ न कुछ कह देता। लेकिन इतने दिनों बाद उसे देखकर उसका दिल कर रहा था उसे गले लगा ले, लेकिन उसकी बात सुनकर उसकी बाहें कमजोर हो गई। उसे दुनिया में किसी चीज से नफरत थी तो वो थी अमायरा, और अमायरा से हर चीज से नफरत करता था, जिनमें से एक सिया का सपना थी। उसने शॉवर चालू किया। उसे हैरानी हो रही थी कि उसके डैड ने सिया को मना क्यों नहीं किया। इसका जवाब सिर्फ वही दे सकते थे। वो जल्दी से तैयार होकर कमरे में आया तो उसकी नज़र खाली बेड पर गई। वो नीचे जा चुकी थी। वो भी नीचे आ गया। उसने देखा सिया, जगदीश और अभिमन्यु डिनिंग टेबल पर उसका ही इंतजार कर रहे थे। वो भी वही कुर्सी पर बैठ गया और खाना शुरू हो गया। तभी अभिमन्यु ने खुश होकर अपनी बात रखते हुए कहा, डैड, आपको पता है, इस बार हमारी कंपनी कोलैब कर रही है इंटरनेशनल कंपनी के साथ। जगदीश उसके लिए खुश थे। उन्होंने कहा, शाबाश। अभिमन्यु ने खाना खाते हुए अगस्त्य को देखा, जो सख्त चेहरे के साथ खाना खा रहा था, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ये बात उसे पसंद नहीं आई और वो बोला, भैया, मैंने सुना कि आपके शेयर्स के रेट गिर रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? अभिमन्यु की बात सुनकर जगदीश ने अगस्त्य की तरफ देखा तो अगस्त्य ने धीरे से नजरें उठाकर कहा, मैं देख रहा हूं। इतना कहकर उसने खाना दोबारा शुरू कर दिया। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद अगस्त्य खड़ा हुआ और सिया को अपनी बाहों में उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। पहले तो सिया भी चौंक गई अगस्त्य की हरकत से। उसने जल्दी से कहा, नीचे उतारिए। तभी पीछे से एक आवाज आई, ने भाई भाभी के पैर ठीक हो गए हैं, शायद आपको याद रहना कम हो गया है। तभी पीछे से एक आवाज आई, ने भाई भाभी के पैर ठीक हो गए हैं, शायद आपको याद रहना कम हो गया है। आवाज सुनकर अगस्त्य को याद आया और उसने जल्दी से सिया को नीचे उतार दिया। सिया की नजरें नीची तो उसे शायद शर्म आ रही थी। वो बिना किसी की तरफ देखे तेजी से सीढ़ियों चढ़ने लगी। तभी पीछे से वो आवाज फिर आई, हेलो भाभी। आवाज सुनकर सिया रुकी और पीछे देखा तो वहां तुषार खड़ा था। उसने धीरे से हेलो कहा और वापस से सीढ़ियों चढ़ने लगी। अगस्त्य ने एक नजर सिया को जाते देखा, फिर पीछे पलटा देखा, जहां से तुषार अंदर आ रहा था। तुषार अगस्त्य को देखकर बोला, भाई, अंकल का तो लिहाज कर लेता। उसकी बात सुनकर जगदीश जोर जोर से हंसने लगे। अगस्त्य ने उसके गले लगते हुए कहा, साले, लिहाज तो तेरा करता हूं अभी। कहते हुए उसने तुषार के पेट में मुक्का जड़ दिया। तुषार नाटक करते हुए बोला, अरे एक तो दोस्त इतने दिन बाद आया है और तू मार रहा है, शर्म कर शर्म। अगस्त्य ने उसके गले में अपना हाथ डालते हुए कहा, शर्म? तेरी शर्म की तो ऐसी की तैसी। तुषार ने अगस्त्य से खुद को छुड़ाते हुए कहा, मेरी नहीं तेरी शर्म। कहते हुए उसने खुद को अगस्त्य से छुड़वा लिया और अभिमन्यु के पास आया और उसकी पीठ पर हाथ मारते हुए कहा, और कैसे हो शेर? अभिमन्यु ने खड़े होते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे आना हुआ? अगस्त्य को शायद अभिमन्यु की आखिरी बात पसंद नहीं आई। उसने बीच में ही बोल दिया, तुषार मेरा दोस्त है, वो जब चाहे तब आए। कहते हुए वो तुषार के गले में हाथ डालकर खड़ा हो गया, लेकिन उसकी नजरें अभिमन्यु पर ही थी, जैसे वो उसे चेतावनी दे रहा हो। अभिमन्यु को जब अगस्त्य की तीखी नजरों का मतलब पता चला तो उसने नजरें फेर ली और वहां से चला गया। तुषार ने अभिमन्यु को जाते देखा, फिर जगदीश के पैर छूते हुए कहा, और अंकल आप कैसे हैं? जगदीश ने कहा, हम तो ठीक है, आपने डिनर किया कि नहीं? तभी अगस्त्य ने उसे बैठाते हुए कहा, नहीं ही किया होगा, मैं अभी खाना डालता हूँ। तुषार ने खड़े होते हुए कहा, नहीं, रहने दे, मुझे भूख नहीं है। अगस्त्य ने उसे बैठाते हुए कहा, क्यों रहने दूं? शक्ल से ही पता चल रहा है भूख लगी है, चल अब खाना खा शांति से।
कहते हुए उसने तुषार की प्लेट लगा दी और उसके सामने रख दिया। जगदीश ने जब उन दोनों को हंसते मुस्कुराते देखा तो वो खड़े हुए और बोले, तुषार बेटा आप डिनर करें, हमें नींद आ रही है, हम जाते हैं। कहते हुए वो जैसे ही खड़े हुए तभी अगस्त्य ने कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कहते हुए उसने तुषार को खाना जारी रखने का इशारा किया और खुद जगदीश को उनके कमरे में ले जाने लगा। अगस्त्य जगदीश को बेड पर लेटाकर उसके बगल में कुर्सी खिंचकर बैठ गया। जगदीश ने अगस्त्य की तरफ देखकर कहा, क्या बात करनी है? अगस्त्य कुछ पल शांत रहा फिर बोला, डैड सिया ने आपसे कुछ पूछा था? अगस्त्य की बात जगदीश ने पकड़ ली और कहा, हाँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं सिया के फिल्मों में काम करने में। अगस्त्य ने परेशान होते हुए कहा, लेकिन डैड वो अभी अभी ठीक हुई है, वो ये सब? जगदीश ने कहा, सिया ये काम पहली बार नहीं कर रही, उसके एक्सीडेंट से पहले से ही वो इसकी शुरुआत कर भी चुकी है। अगस्त्य जगदीश की बात सुनकर हैरान हो गया और बोला, लेकिन डैड आपने अमायरा को इसी वजह से रिजेक्ट किया था, वो फिल्मों में काम करती है, आपको ये सब पसंद नहीं इसलिए ही तो। जगदीश ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तुम जाओ, तुषार इंतजार कर रहा होगा तुम्हारा। अगस्त्य जगदीश से कुछ पूछ नहीं पाया और खड़ा होकर वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने लगा तभी वो रुक गया और जगदीश की तरफ देखकर बोला, सिया से शादी कराने का कारण भी आप मुझे नहीं बताएंगे? जगदीश को हंसी आ गई। अगस्त्य असमझ रह गया, वो जगदीश के इस तरह से हंसने का मतलब समझ नहीं पा रहा था। जगदीश हंसते हुए लेट गए और लाइट बंद करने के बाद बोले, मुझे लगा सिया ने बता दिया होगा, आप उसी से पूछ लेना। अगस्त्य ने एक नज़र जगदीश को सोते देखा फिर गेट खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। वो सोचते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा तभी तुषार आया और उसके गले में हाथ डालते हुए बोला, और भाई चल। तुषार की आवाज सुनकर अगस्त्य को याद आया कि वो तुषार को छोड़कर जगदीश से सवाल करने गया था। वो अलग बात थी, उसे उसके सवाल के जवाब नहीं मिली थे। तभी तुषार ने उसका ध्यान अपनी आवाज से तोड़ते हुए कहा, चल भाई क्या कर रहा है? तुषार की आवाज सुनकर अगस्त्य होश में आया और वो उसके साथ तेजी से सीढ़ियों चढ़ने लगा। वो दोनों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखे हुए एक कमरे में आ गए। ये कमरा शायद पहले से ही तैयार था, ये तुषार के लिए ही था। तुषार ने बेड पर बैठते हुए कहा, वाह अभी भी वैसे का वैसे ही ये कमरा। कहते हुए वो लेट गया। अगस्त्य को जब अभी भी खोया हुआ देखा तो तुषार ने उसके चेहरे के साथ हाथ हिलाते हुए कहा, ओ ये क्या सोच रहा है? अगस्त्य ने गर्दन न में हिलाते हुए कहा, नहीं कुछ नहीं। तुषार ने वापस बैठते हुए कहा, मुझसे झूठ बोल रहा है, बचपन से जानता हूं, बता क्या हुआ? तुषार की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, सिया फिल्म में काम करना चाहती है। तुषार ने कहा, ये तो अच्छी बात है। अगस्त्य ने कहा, लेकिन वो अभी अभी ठीक हुई है और डैड ने हाँ कैसे कह दी? तुझे पता है न उन्होंने अमायरा को क्यों रिजेक्ट किया था? तुषार ने कहा, तो तू ये अंकल से क्यों नहीं पूछता? अगस्त्य ने कहा, मैंने पूछा था लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया, पता नहीं वो सिया को फिल्म में काम करने से मना क्यों नहीं कर रहे। कहते हुए उसने तुषार की तरफ देखा जो अपने फोन में कुछ ढूंढ रहा था। अगस्त्य ने उसके बगल में बैठते हुए फोन में देखा तो हैरान रह गए। तुषार ने अगस्त्य की तरफ फोन बढ़ाते हुए कहा, ये फोन मैगजीन के कवर पेज है, वो भी 2 साल पहले के। अगस्त्य हैरानी से फोन की स्क्रीन बदलने लगा। उन सब में सिया थी। उन तस्वीरों को देखकर लग रहा था कि सिया कोई मॉडल है। कुछ पल बाद अगस्त्य ने तुषार की तरफ देखा और कहा, लेकिन उसने इस बारे में कुछ बताया ही नहीं। तुषार ने फोन बंद करते हुए कहा, शायद भाभी को लगा होगा कि दोबारा काम नहीं कर सकती इसलिए। वैसे भी ये 2 साल पुरानी बात हो गई थी, लोग एक हफ्ते की बात तो भूल जाते हैं, भाभी को कैसे याद रखते। अगस्त्य शांति से बैठा रहा। तभी तुषार ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम चिंता मत करो, भाभी कुछ करना चाहती है तो उसमें बुराई क्या है? अगर तू ये सोचकर डर रहा है कि भाभी को तुझसे हैंडसम मिल जाएगा तो चिंता मत कर, ऐसा होने से रहा। कहते हुए वो हंसने लगा। तुषार अगस्त्य का मजाक बना रहा था, जिस वजह से अगस्त्य खड़ा हुआ और तुषार पर तकिया से हमला करने लगा। तुषार भी उसका जवाब तकिया से दे रहा था। कुछ देर की मस्ती के बाद अगस्त्य तुषार को उसके कमरे में छोड़कर अपने कमरे का गेट खोलकर अंदर आ गया। सिया अभी बैठे हुए कोई किताब पढ़ रही थी। अगस्त्य ने ध्यान दिया तो ये किताब अनुभव की थी। उसने गेट बंद किया तो सिया ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। अगस्त्य ने बेड के बगल में बैठते हुए कहा, ये अनुभव की किताब है, कैसी है? सिया ने किताब उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, आप खुद ही पढ़ लीजिए।
अगस्त्य ने किताब पकड़ते हुए कहा, ऐसा क्यों भला? सिया ने कहा, एक किताब को पढ़ने वाले हर इंसान का नजरिया उस किताब को लेकर अलग होता है, इसलिए क्या पता मैं इसके बारे में जैसे सोच रही हूँ वैसे आप न सोचे। अगस्त्य ने एक नज़र सिया को देखा और किताब अपने बगल में रखी टेबल पर रखते हुए कहा, सिया मुझे आपसे एक बात कहनी है। सिया ने कहा, मेरा फिल्म में काम करने के बारे में? अगस्त्य ने नमे गर्दन हिलाते हुए कहा, मुझे ये जानना है कि आपने मुझमें ऐसा क्या देखा कि आपने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दिया। अगस्त्य का ये सवाल शायद सिया के लिए मुश्किल था। वो सोच ही रही थी कि वो क्या बोले, तभी उसका फोन बजा। उसने फोन की तरफ देखा तो उस पर अनुराग मैनेजर लिखा था। अगस्त्य की नजरें में सिया के फोन की स्क्रीन पर चली गई। सिया ने जल्दी से फोन उठाकर कान में लगाया और कहा, हेलो अनुराग सर। कहते हुए वो बेड से खड़ी हो गई और लैपटॉप लेकर बैठ गई। अगस्त्य सिया का फोन कॉल खत्म होने का इंतजार करते हुए बेड के सिरहाने से टेक लगाकर बैठ गया था, लेकिन सिया को देखते देखते उसे नींद आ गई और वो बैठा हुआ कब करवट लेकर बेड पर लेट गया ये उसे भी पता नहीं चला। जब सिया का काम खत्म हुआ तो उसने फोन काटकर अगस्त्य की तरफ देखा तो उसे सोता देखकर उसने अपने होठ को हल्के से काट लिया और फोन टेबल पर रखकर अगस्त्य के बगल में लेट गई। इस समय अगस्त्य का चेहरा उसकी तरफ था। वो उसके चेहरे को देखते हुए खुद से बोली, मैंने आपकी अच्छाई, मैंने आपको देखा, मैंने आपको मदद करते देखा, मैंने आपको परेशान होते देखा, इसलिए मैंने हाँ कह दी। वो जवाब देना चाहती थी लेकिन अगस्त्य को नहीं। उसने भी अगस्त्य का चेहरा देखते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन अभिमन्यु अपने हाथ में एक सूटकेस लेकर घर से बाहर जा रहा था, तभी उसकी नज़र जगदीश और तुषार पर गई जो आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वो रुक गया और जगदीश की तरफ देखकर बोला, डैड मुझे गोवा में कुछ काम है, मैं कुछ दिनों बाद आता हूँ, बाय बाय तुषार। इतना कहकर वो वहां से चला गया। तुषार ने अभिमन्यु को जाते देखकर खुद से कहा, लगता है बड़ा आदमी बन गया है भाई। कहते हुए उसने जगदीश की तरफ देखा तो जगदीश ने कहा, फैशन इंडस्ट्री में काम करने लगा है। तुषार ने बस गर्दन हाँ में हिला दी। तभी अगस्त्य और सिया भी आ गए तो सब साथ में बैठकर नाश्ता करने लगे। सिया एक ऑफिस के सोफे पर बैठी हुई थी, उसके सामने एक आदमी बैठा हुआ कुछ पेपर देख रहा था। सिया शांति से बैठी हुई उस आदमी को देख रही थी। वो लगभग 32 साल का लग रहा था। उस ऑफिस की टेबल पर एक नेम प्लेट रखी थी जिस पर लिखा हुआ था, शायद वो कैबिन उसी आदमी का था और उसका नाम कपिल था। कुछ पेपर देखने के बाद उस आदमी कपिल ने अपनी नजर उठाकर सिया को देखा। उसने काली शर्ट और काली जीन्स पहनी हुई थी, चेहरे पर हल्की दाढ़ी थी और आंखों को सफेद चश्मे ने ढका हुआ था। उसने धीरे से अपना चश्मा सही किया और हाथ में बंदी घड़ी की तरफ देखकर कहा, सिया मैं आपके साथ एक असिस्टेंट भेज रहा हूँ, आई होप आप अच्छा काम करेगी। सिया ने सिर हाँ में हिला दिया। तभी गेट पर दस्तक हुई। कपिल ने गेट की तरफ देखकर कहा, अंदर आ जाओ। गेट खुला और एक लड़की अंदर आए। कपिल ने सिया से उसका परिचय कराते हुए कहा, सिया ये सृष्टि है, आपकी असिस्टेंट, और सृष्टि ये सिया है। आज से आपको इनकी देखभाल करनी है। आप दोनों याद रखना कि कोई भी शिकायत किसी से नहीं आनी चाहिए। हम सिया और सृष्टि ने एक साथ हाँ में सिर हिला दिया। कपिल ने सिया की तरफ देखकर कहा, मैंने सृष्टि को आपके शेड्यूल के बारे में बता दिया है, आप अभी शूट के लिए जा रही है। सिया ने ओके कहा और वहां से खड़ी हुई और सृष्टि के साथ वहां से चली गई। कपिल ने एक नज़र सिया और सृष्टि को जाते देखा, फिर टेबल पर रखे एक कॉन्ट्रैक्ट पर गया जिसमें सिया ने इस कंपनी, ओरिजिन फिल्म कंपनी, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था एक आर्टिक के तौर पर। कपिल के हाथ में सिया की बायो था जिसे वो गौर से पढ़ रहा था। उसे हैरानी थी कि सिया 2 साल बाद कमबैक कर रही थी। 2 साल पहले उसने सिर्फ 2 ही मूवी में काम किया था, वो भी सेकंड लीड के तौर पर। उसने सिया से सवाल नहीं किया। वो कुछ समय रुककर इस नई लड़की को देखना चाहता था क्योंकि कंपनी में वो सबसे अच्छा मैनेजर माना जाता था। फिर भी कंपनी ने उसे सिया को दे दिया। इसी के सवाल का जवाब उसे ढूंढना था। ए ग्रुप यहाँ अगस्त्य के ऑफिस में तुषार सोफे पर लेटा हुआ था। उसके एक हाथ में फाइल और दूसरा हाथ चिप्स को टेबल पर रखे पैकेट से उठाकर उसके मुंह में डालने में व्यस्त थे। अगस्त्य अपनी कुर्सी पर बैठे अपना काम कर रहा था। उसने अपने काम करते हुए 1-2 बार तुषार को देखा, फिर मुस्कुराकर अपना काम करने लगा। उसे अपना पुराना वाला दोस्त मिल गया था, आराम से जीने वाला, हंसने मुस्कुराने वाला। वरना पिछले जन्म में तो जब भी तुषार से मुलाकात होती तो तुषार बस परेशान रहता उसके लिए।
उसने एक बार तुषार को देखा और फिर से अपना काम करने लगा। तभी गेट पर नोक करके अनुभव अंदर आया और अपनी हाथ में पकड़ी फाइल अगस्त्य को देकर जाने लगा तो तुषार ने उसे बीच में कहा, हे। अनुभव ने पलटकर उसे देखा तो तुषार ने कहा, सर प्लीज टीवी का रिमोट पकड़ा दो। तुषार की आवाज सुनकर अगस्त्य ने पहले तुषार फिर अनुभव की तरफ देखा। अनुभव की गर्दन भी अगस्त्य की तरफ घूम गई। अगस्त्य ने उसे जाने का इशारा किया और खुद खड़ा हो गया। तुषार ने जब अनुभव को जाते देखा तो मुंह बनाते हुए कहा, रिमोट तो देना था। उसकी बात खत्म हुई ही थी कि अगस्त्य ने उसके चेहरे के सामने रिमोट कर दिया। तुषार ने रिमोट अगस्त्य के हाथ से लिया और टेबल पर रिमोट रखकर बोला, अब चले क्या, कहते हुए वो बैठ गया। अगस्त्य ने अपने सिर पर हाथ रख लिया और उसके कहा, अच्छा ठीक है, क्या करूं, कहते हुए वो तुषार के सामने टेबल पर बैठ गया। तुषार ने जल्दी से कहा, फिल्म देखने चलते हैं या फिर स्नो लैंड में चलते हैं, मुझे स्केटिंग करनी है, प्लीज चलते हैं ना। अगस्त्य ने एक नज़र तुषार के मासूम चेहरे को देखा फिर गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, चलो खड़े हो। अगस्त्य की हाँ सुनकर तुषार खुश हो गया और जल्दी से खड़ा होकर अगस्त का हाथ पकड़ लिया और जल्दी से गेट से बाहर आ गया। अगस्त्य ने अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, हे, आराम से, मैं चल रहा हूं। तुषार ने उसका हाथ छोड़ दिया और अगस्त्य को चलने का इशारा किया। अगस्त्य ने सिर हिला दिया और उसके साथ चलने लगा। यहाँ सिया अपनी असिस्टेंट सृष्टि के साथ शूटिंग की जगह पर आ गई थी। वो पहले डायरेक्टर अनुराग से मिलने के बाद मेकअप रूम में चली गई थी, जहां पर बहुत सी लड़कियों मेकअप करवा रही थी। उन सबके लिए एक ही मेकअप आर्टिस्ट थी जो एक एक करके सबका मेकअप कर रही थी। सिया इसमें नई नहीं थी, उसे मालूम था पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट केवल मेन फीमेल लीड और मेल लीड और मेन विलन के लिए होते हुए वो वहीं बैठ गई और अपनी बारी का इंतजार करने लगी। वहां कुछ लड़कियां पहली बार आई थी और कुछ पुरानी थी जो आपस में बात कर रही थी, लेकिन सिया के पास कोई नहीं था तो वो सृष्टि के साथ शांति से बैठी हुई थी। कुछ देर बाद उसका नंबर भी आ गया और मेकअप आर्टिस्ट ने उसका भी मेकअप कर दिया। मेकअप होने के बाद वो वहां से बाहर आ गई, जहां पहले से ही एक सीन शूट हो रहा था। ये शायद फिल्म का पहला सीन था जिसमें मेल लीड, जो कि कार्तिक था, उसका फिल्म में नाम अश्विन था, उसकी एंट्री का सीन शूट हो रहा था। वो किसी राजकुमार के कपड़ों में थे। सिया शांति से खड़ी हुई सब देख रही थी। वो अभी सीन शूट होता हुआ देख रही थी, तभी उसकी नज़र एक कमरे से बाहर आती अमायरा पर गई। आज उसका एक भी सीन नहीं था, वो बस यहाँ मिलने आई थी। उसे देखकर सिया की आंखें छोटी हो गई, लेकिन अगले पल उसने अपने चेहरे के भाव संभाल लिए और वही शांति से खड़ी हो गई। वो खड़ी थी तभी सिया के कंधे पर किसी ने थपथपाया तो सिया ने पलटकर देखा, वो एक लड़का खड़ा था। सिया ने भन्हें उठाई तो उस लड़के ने कहा, आपका सीन है न आज तलवार के साथ? सिया ने कहा, हाँ। लड़के ने कहा, सर आपको बुला रहे हैं। सिया ने एक नज़र शूट होते हुए देखा फिर उस लड़के के साथ चली गई। वो लड़का एक कोने में ले आया था जहां एक आदमी तलवारबाजी सिखाने वाला था। उसने सिया को एक नज़र देखा फिर कहा, तुम अवंतिका का रोल कर रही हो? सिया ने हाँ कहा तो उसने कहा, जब कार्तिक का सीन शूट हो रहा है तब तक तलवार चलाना सीख लो, शुरू में थोड़ा बहुत ही तुम्हें तलवार घुमानी है। कहते हुए उसने सिया को तलवार पकड़ा दी। वो आदमी जैसे जैसे सिखा रहा था सिया वैसे ही कर रही थी। वो कुछ देर ही प्रैक्टिस कर पाई थी तभी दूसरे शूट के लिए सबको बुला लिया। सिया भी वहां चली गई। ये सीन एक राजा के दरबार का था। सिया यहाँ फिल्म में अश्विन के पिता के एक दरबारी की भूमिका के रूप में खड़ी थी। ये फिल्म पुराने समय की एक सच्चे प्रेम की कहानी पर आधारित थी, जिस वजह से वहां पर सबके कपड़े भारी थे और लोगों के हाथों में तलवार भी थी। सिया एक लड़की के किरदार में थी जो सेना में काम करती थी। वो अकेली लड़की थी जो रण कौशल में उत्तीर्ण थी। उसके कौशल से प्रसन्न होकर राजा ने उसे अपने दरबार में एक पद दिया था और अभी दरबार लगा था जिसमें वो और अश्विन के साथ और भी दरबारी शामिल में। इसमें उसके बोलने के लिए कुछ नहीं था क्योंकि ये फिल्म की शुरुआत थी जिसमें एक हल्की सी ही झलक ली गई थी दरबारियों की। इस एक शूट के बाद अगला शूट सिर्फ उसका ही था जो कि तलवारबाजी का था। डायरेक्टर अनुराग ने तलवार पकड़ा दी और सिया को सीन समझाने लगे। इस सीन में सिया को गुस्से में आना था और वहां रखी तलवार उठाकर उसे घुमाना था जैसे उसे सिखाया था। वो अपना अभ्यास पूरा करने के बाद जैसे ही खड़ी हुई उसकी नज़र अश्विन पर चली जाती है जो कि अपने कमरे की खिड़की पर खड़ा हुआ नीचे देख रहा होता है, लेकिन वो अश्विन को एक नज़र देखकर वहां से चली जाती है। सिया सीन समझ गई थी और फिर डायरेक्टर अनुराग ने सीन शूट करने का इशारा कर दिया। कैमरामैन ने कैमरा चालू होने का इशारा किया।
सिया गुस्से में अपने हाथ में पकड़े तलवार घुमा रही थी। उसके चेहरे पर इतना गुस्सा था कि वो उसके हाथ में घुमती तलवार में साफ नजर आ रहा था। सिया जिस तरीके से तलवार घुमा रही थी, वो आदमी हैरान था जिसने अभी अभी सिया को तलवार सिखाई थी, क्योंकि उसने सिया को इतने अच्छे से नहीं सिखाई थी। कुछ पल बाद सिया ने तलवार घुमाते हुए तलवार हाथ से छोड़ दिया और गुस्से में चेहरा आसमान की तरफ करके खड़ी हुई। तभी उसकी नजर कार्तिक पर गई। वो गुस्से में एक नजर देखकर वहां से चली गई। तभी कट की आवाज के साथ सबके खुश होने की आवाज आती है। डायरेक्टर ने सिया की तारीफ करते हुए कहा, बहुत बढ़िया, तुम्हारे आज के टेक पूरे हो गए हैं। सब लोग सिया की तारीफ कर रहे थे क्योंकि सिया ने एक ही बार में अपना टेक पूरा कर लिया था। सिया जल्दी से कपड़े बदलकर वहां से सृष्टि के साथ वहां से चली गई। वहां खड़े लोगों को लगा था सिया रुकेगी, लेकिन जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो चुपचाप वहां से निकल गई थी। सृष्टि कार में बैठकर बोली, मैडम आपने तो बहुत बढ़िया टेक दिया। सृष्टि ने अब जाकर कुछ बोला था। सिया ने खिड़की के बाहर देखते हुए कहा, सिया नाम है मेरा, आप वही बुलाए तो ठीक रहेगा। सृष्टि ने ओके कहा। फिर क्या धीरे धीरे बातें करनी शुरू हो गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।